में हम देखेंगे कि 8085 में ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं। अब ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इसका मतलब क्या है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करते हैं। मतलब नॉर्मली हमारा प्रोग्राम क्या चलता है, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, देन सेकंड इंस्ट्रक्शन, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, प्रोग्राम के फ्लो को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब ये तो है हमारी नॉर्मल डेफिनेटली 3 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जंप, कॉल और रिटर्न। अब इन इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपके क्यों क्लियर करवा रही हूँ, क्योंकि मैं सीधे भी बता सकती हूँ भाई जंप इंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है, यहां से जंप होके यहां आ जाएगा, कॉल में ऐसा होता है, रिटर्न में ऐसा होता है। लेकिन इससे आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे कि मेन मेमोरी में मतलब एग्जैक्टली इंटरनली कैसे वर्किंग हो रही है, किस तरह से प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स चेंज होंगे एंड ऑल। तो ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर करनी है तो पहले मैं 10 मिनट के लिए आपको कुछ एक कंसेप्ट, कुछ एक छोटे से प्रोग्राम का एग्जाम्पल लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम कंसीडर करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, गिवन नंबर का हमें क्या निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब किसी भी नंबर का हमें क्या निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और वो जो नंबर है वो मेन मेमोरी में कौन सी लोकेशन पर है, F840। इस लोकेशन पे वो नंबर स्टोर्ड है। वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इस नंबर का हमें क्या निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। ये नंबर कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमें मतलब किससे, लोकेशन पे है। तो हमारा जो नंबर है मेमोरी में किस लोकेशन पर है, इस लोकेशन पर है। और हमें इसका क्या निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के वापस हमें उसको कहां पे स्टोर करना है, इसी लोकेशन में स्टोर करना है। ये हमारा एम है। तो इसके लिए पहले हमें इस नंबर को कहां पे लोड करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर में, क्योंकि आपको पता है जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एक्यूमुलेटर में होंगे। तो पहले हम क्या करें कि हम इसको कहां पे लेके जाए, एक्यूमुलेटर में लेके जाए। तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, LDA। तो हमने यहाँ पे लिखा LDA और फिर आगे हमने क्या लिखा है, F840 इन हेक्साडेसिमल। इसके कहने का मतलब क्या है कि हम इस लोकेशन के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में लेके जा रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ ही चुके हैं और ज्यादा डिटेल में प्रोग्रामिंग हम बाद में जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तब हम देखेंगे। अभी मैं सिर्फ एक इस एग्जांपल के लिए इस चीज को बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले कंटेंट्स एक्यूमुलेटर में आ गए, फिर हम उसका क्या लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो उसके लिए क्या हमने क्या लिखा, CMA, मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो अभी एक्यूमुलेटर में कौन आ गया, 2C आ गया है। और अब क्या हो जाएंगे, उसके कंटेंट्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया। अब वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम 1 ऐड कर देते तो हमें क्या मिलता है, टूज कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो अब हम क्या कर देंगे, INRA। इसका मतलब क्या है कि हमें A रजिस्टर के कंटेंट्स को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। अभी तक वंस कॉम्प्लीमेंट मिला था, अब हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इंक्रीमेंट कर दिया, अब हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब हमें रिजल्ट को बैक कहां स्टोर करना है, इसी लोकेशन पे। तो लोड करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज होता है, स्टोर करने के लिए क्या यूज होता है, STA यूज होता है। तो STA हम क्या लिख देंगे, F840 इन हेक्साडेसिमल। इसका मतलब अब जो ए के कंटेंट्स हैं वो बैक कहां पे स्टोर हो जाने चाहिए, इस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाने चाहिए। इसके बाद अब हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखना है, HLT, मतलब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हॉल्ट करना है, स्टॉप करना है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करना है। ओके, हमारा प्रोग्राम है ऑब्वियसली मेमोरी में कहीं जाके स्टोर्ड होगा, क्योंकि देखो मेन मेमोरी में अगर ये प्रोग्राम होगा तभी तो सीपीयू उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये प्रोग्राम मेमोरी में कहीं ना कहीं पे होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम है मेन मेमोरी में F820 इस लोकेशन से लोड होना क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। मतलब इस लोकेशन से हमारा ये पूरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है। अब प्रोग्राम एज इट इज इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में तो नहीं जाएगा, इसके जो ऑप कोड्स हैं उस फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। अब हम क्या लिखते हैं, इसके हेक्साडेसिमल ऑप कोड्स लिखते हैं। ओके, तो अब ऑप कोड्स में हमें पता है कि लोड ए, LDA, इस इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड होता है वो क्या होता है, 3A होता है। ठीक है, क्या होता है, 3A होता है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, ये एड्रेस आएगा, क्योंकि 3A जो कोड होता है वो सिर्फ किसका होता है, LDA का होता है। उसके बाद में हम क्या देंगे, ये एड्रेस देंगे F840। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि कितनी बाइट्स का इंस्ट्रक्शन है, तो ये इंस्ट्रक्शन है हमारा 3 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन होता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ए, जो कि क्या होता है, ओनली 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, जिसका ऑपकोड क्या होता है, ये होता है। सारे ऑपकोड्स मैंने आपको बताए ही थे, आप जाके वो वीडियोस भी अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद में इंक्रीमेंट ए का जो ऑपकोड होता है वो क्या होता है, 3C इन हेक्साडेसिमल होता है।
फिर आता है हमारा स्टोर ए, उसका ऑपकोड क्या होता है 32 इन हेक्साडेसिमल होता है, लेकिन उसके बाद में हमें ये एड्रेस भी स्पेसिफाई करना है। तो ये हमने क्या दे दिया, एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया। और उसके बाद में हॉल्ट इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड क्या होता है 76 होता है। अब ये पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में कैसे जाएगा, देखो मैं इतना सब कुछ इसलिए बता रही हूँ, अभी आपको लगेगा कि भाई हमें तो जंप और ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने, तो ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है। तो पहले हमें पता भी तो चलना चाहिए। देखो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, तो कैसे सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है उसके लिए मैं सारी चीजें आपको बता रही हूँ। इसके बाद में आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो अब यही चीज मेन मेमोरी में कैसे स्टोर होगी, हमें पता है कि ये प्रोग्राम F820 इस लोकेशन से स्टोर होना स्टार्ट हुआ है। ओके, मेमोरी में, मेन मेमोरी में स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रक्शन है जिसका ऑपकोड क्या है 3AF840, और ये 3 बाइट्स, लेकिन मेन मेमोरी में एक लोकेशन की साइज क्या होती है, ओनली 1 बाइट होती है। तो सबसे पहले क्या आएगा 3A आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ये वाला एड्रेस आएगा, लेकिन ये एड्रेस भी 2 बाइट्स का एड्रेस है, 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स का एड्रेस है। तो उसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये क्या होती है हमारी MS बाइट होती है, ये होती है LS बाइट होती है। तो ऊपर क्या आएगी हमारी LS बाइट आती है, और नीचे क्या आती है हमारी MS बाइट आती है। ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, ऐसा नहीं कि पहले आप F8 लिख दो फिर 40 लिख दो। तो देखो ये हमारी एक इंस्ट्रक्शन की, ये हमारी फर्स्ट बाइट, ये सेकेंड बाइट, ये थर्ड बाइट। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन हमारा मेमोरी में कुछ इस तरह से क्या होगा, स्टोर होगा। उसके बाद में अब हम आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे कि वो किस तरह से स्टोर होगा। तो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट ए के लिए इस 2F इन हेक्साडेसिमल। तो अब ये तो एक ही बाइट का है, तो ये क्या आ जाएगा 2F इन हेक्साडेसिमल, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है 3C इन हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे क्या आ गया 3C आ गया, जो किसके लिए है, इंक्रीमेंट करने के लिए है। फिर हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टोर करने के लिए। तो स्टोर करने का जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, अगेन ये क्या है 3 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन है। तो पहले क्या आ जाएगा 32 यहाँ पे आ जाएगा, 32 इन हेक्साडेसिमल। उसके बाद में F840, तो ये भी कैसे आएगा, पहले LS बाइट दैट इज 40, और फिर क्या आ जाएगा F8 आ जाएगा। इसके बाद में लास्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है HLT, जिसका कोड क्या है 76। तो ये 76। तो इस तरह से हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट का पूरा प्रोग्राम ऑप कोड के फॉर्म में मेन मेमोरी में स्टोर होगा। ओके, ये F820, तो ऑब्वियसली इसके बाद में ये एड्रेसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो ये लोकेशन क्या हो जाएगी F821 होगी। तो इसी तरह से हम सारे यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब करना है सीपीयू को ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट। तो सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि भाई उसको यहां से स्टार्ट करना है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रोग्राम काउंटर में क्या होते हैं। देखो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो प्रोग्राम काउंटर में क्या होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रहता है जिसको अभी क्या करना है, फैच करना है, जिसको अभी एग्जीक्यूट करना है। मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, उसमें एड्रेस होता है। तो अभी कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोग्राम काउंटर के अभी कंटेंट्स क्या होंगे, तो प्रोग्राम काउंटर के अभी कंटेंट्स क्या होंगे F820। ये चीज मैंने आर्किटेक्चर वाले वीडियो में बताई थी। तो देखो प्रोग्राम काउंटर से उसको पता चलता है भाई उसे इस लोकेशन से क्या करनी है, स्टार्टिंग करनी है। तो वो कहां पे जाएगा, हमारा जो सीपीयू, जो हमारा कंट्रोल है, वो कहां पे जाएगा, इस लोकेशन पे जाएगा। इस लोकेशन पे रखे इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फैच करेगा, उसको डिकोड करेगा, और फिर उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। और जब तक फैच करने के बाद, जैसे ही इंस्ट्रक्शन फैच कर लिया गया है, तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएंगे और F821 हो जाएंगे। फिर जैसे ही इस इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया जाएगा, तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, F822 हो जाएंगे। तो जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन फैच कर लिया जाता है, तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीमेंट, क्योंकि वो क्या कहना चाहता है कि अब इस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे मेन कंसेप्ट पे कि भाई सीक्वेंशियली किस तरह से एग्जीक्यूट। पहले पीसी के कंटेंट्स चेक किए जाएंगे कि क्या है F820, मतलब इंस्ट्रक्शन, मतलब एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करना है, F820 से स्टार्ट करना है। मतलब इस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, फैच करके आना है। ये इंस्ट्रक्शन फैच कर लिया गया। फैच करने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये इंस्ट्रक्शन कहां पे जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या चला गया, हमारा इंस्ट्रक्शन चला गया है, और यहाँ पर उसकी क्या होगी, डिकोडिंग होगी, मतलब पहचाना जाएगा कि ये क्या काम करवाने आया है। ओके, तो अब
ये फैच हो जाने के बाद प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, F821 हो जाएंगे। ओके, अब ये चीज यहाँ पे देखी जाएगी कि भाई ये इंस्ट्रक्शन क्या करवाना चाहता है, 3A का मतलब क्या होता है, लोड करवाना चाहता है। तो लोड करने के लिए हमें किसी एड्रेस की भी जरूरत है, मतलब एक्यूमुलेटर में कुछ लोड करवाना चाहता है, तो क्या लोड करवाना चाहता है, तो हमें एड्रेस की भी जरूरत है। तो ये इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, लेकिन ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको अभी ऑपरेंड्स की जरूरत है। तो इसके लिए फिर से वापस से क्या होगी, फैचिंग होगी। कहां से होगी फैचिंग, F821 वाली लोकेशन से फैचिंग होगी। और क्या लेके आएंगे हम, 40 इन हेक्साडेसिमल को लेके आएंगे। कहां पे रखेंगे उसको, तो जो मैंने WZ रजिस्टर्स बताए थे उनमें से Z रजिस्टर में क्या रखा जाएगा, 40 रखा जाएगा। इसके बाद में अभी भी ये क्या है, इनकम्प्लीट एड्रेस है। तो फिर से देखो, जैसे ही हम इसको फेच करके आए थे तो इसके कंटेंट्स क्या हो गए थे, इंक्रीमेंट हो गए थे। तो फिर से क्या किया जाएगा, इस F822 लोकेशन के कंटेंट्स को क्या किया जाएगा, फेच किया जाएगा। फेच करने के बाद इस F8 को हम कहां पे रखेंगे, तो इस F8 को हम कहां पे रखेंगे, अब W वाले रजिस्टर में रखेंगे। तो W रजिस्टर में क्या आ जाएगा, F8 आ जाएगा। तो अब हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीटली प्रोसेसर के पास आ गया है। तो अब इसको डिकोड कर लेने के बाद अब इस इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस, कौन से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने आए हो, जंप, कॉल एंड रिटर्न पढ़ने आए हो, ये सब नहीं पढ़ने आए हो। तो देखो इस तरह से क्या हुई, फैचिंग हुई पूरी, और प्रोग्राम काउंटर क्या होता जा रहा है, एक एक करके इंक्रीमेंट। जब इस वाले इंस्ट्रक्शन को फैच किया गया F8 को, तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या आ गए, F823 हो गए। फिर जब इसको एग्जीक्यूट कर लिया गया, फिर जब इसको फेच किया जाएगा, किसको, इसको, तो फिर उसके कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, 24। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हर एक फेच के बाद प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहे हैं। और प्रोग्राम काउंटर से ही क्या पता चल रहा है कि अब हमें कौन से इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, फेच। तो यही क्या है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है। तो अब ये बात आती है कि ये जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस का इसमें क्या रोल होता है। तो ये जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो प्रोग्राम के सीक्वेंस को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अभी हमारा ये सीधा साधा प्रोग्राम काउंटर एक एक से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही कोई सा इंस्ट्रक्शन, कोई सा भी ब्रांच इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज हो जाता है, तो वैसे ही इसके कंटेंट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस होते हैं टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जंप करने के लिए, फिर होते हैं कॉल करने के लिए, फिर होते हैं रिटर्न के लिए। जंप का मतलब क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जैसे सीधे से एग्जीक्यूट हो रहा था और यहाँ पे आ गया जंप स्टेटमेंट कि हमें जंप करना है लाइन नंबर 100 पे, तो बाकी की जो भी लाइन है वो स्किप हो जाएंगे और हम कहाँ पे आ जाएंगे, हमारा कंट्रोल जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, लाइन नंबर 100 पे आ जाएगा। उसी तरह से जो कॉल होता है वो भी वैसे ही होता है, लेकिन जंप और कॉल में एक डिफरेंस होता है जो कि मैंने आपको आगे बताया है। बस जंप क्या करता है, अगर हम लाइन नंबर 100 पे चले गए तो उसके बाद हमें सीधे सीधे एग्जीक्यूट करना है, फिर से यहाँ पर नहीं आना है। कॉल में क्या होता है कि अगर हमने कॉल करके हम लाइन नंबर 100 पे गए, लाइन नंबर 100 के कोड को हमने कॉल किया है, तो उस कोड को, उस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद हम फिर से कहाँ आएंगे, जहां से हम जंप किए थे वहीं पे आएंगे। जैसे हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, हमने कोई फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया है जिसको हमें बार बार कॉल करने की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉल करके वापस कहाँ आ जाते हैं, जहां से हमने उस फंक्शन को कॉल किया था। इसको हम बाद में अभी देखेंगे। फिर आता है रिटर्न। तो ये क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करने के लिए यूज होती है दोनों स्टेटमेंट। रिटर्न क्या होता है, जहां से हम जंप किए थे हम वहीं पे हम वापस जाना चाहते तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज होता है। इसका मैं बाद में आपको एग्जांपल बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। अब ये जो तीनों स्टेटमेंट्स होते हैं, इन तीनों में ही क्या होते हैं, एक अनकंडीशनल ब्रांच होता है और दूसरा क्या होता है, कंडीशनल ब्रांच। जैसे जंप में भी एक होगा अनकंडीशनल, दूसरा होगा कंडीशनल। कॉल में भी एक होगा अनकंडीशनल, दूसरा क्या होगा, कंडीशनल। इसी तरह से रिटर्न में भी क्या होगा, अनकंडीशनल और क्या होगा, कंडीशनल होगा। जब बात आती है अनकंडीशनल की, इसका मतलब कोई कंडीशन नहीं चेक की जाएगी। जैसे ही इनमें से कोई भी स्टेटमेंट मिलेगा तो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, बात जब आती है कंडीशनल की, तो इसका मतलब कोई कंडीशन चेक करके फिर ही क्या होता है, प्रोग्राम का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, चेंज हो। तो कंडीशन कैसे चेक की जाती है, तो कंडीशन चेक करने के लिए फ्लैग रजिस्टर के कुछ फ्लैग्स को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उनको एग्जामिन किया जाता है। और फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था कि जब ALU में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एरिथमेटिक, लॉजिकल वगैरह, तो उस ऑपरेशन की वजह से जो रिजल्ट जनरेट होता है, उस ऑपरेशन का जो रिजल्ट जनरेट होता है
उसकी वजह से क्या होते हैं, फ्लैग रजिस्टर की कुछ फ्लैग्स जो है वो क्या होते हैं, सेट या रीसेट होते हैं। कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, एसी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, और क्या होता है, साइन फ्लैग होता है। ये पूरा मैंने आपको फ्लैग रजिस्टर में बताया था। तो इन फ्लैग्स की वैल्यू के हिसाब से क्या लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। यही क्या होती है, कंडीशन चेकिंग होती है। ओके, तो जैसे अभी क्या हुआ है, इस बात को आप ध्यान से सुन लो, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगी। अभी क्या हुआ है, हमने कोई एड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, एड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो उसके बाद में एड ऑपरेशन का कोई रिजल्ट जनरेट हुआ होगा। रिजल्ट जनरेट होने के बाद इन फ्लैग्स में कोई चेंजेस आए होंगे। हो सकता है कैरी जनरेट हुई हो सकता है साइन नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, मतलब इन फ्लैग्स में क्या होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। तो इन फ्लैग्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही क्या की जाती है, कंडीशन चेक की जाती है, मतलब जंप किया जाता है। तो जो मैं बात कर रही हूँ कंडीशनल जंप या कंडीशनल कॉल, तो इसका मतलब क्या है कि उसके लिए क्या किया जाता है, इन फ्लैग्स की वैल्यू को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ब्रांच किया जाता है, प्रोग्राम का फ्लो चेंज होता है। अब एसी फ्लैग तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि वो प्रोग्रामर्स के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। तो कौन कौन से फ्लैग्स चेक किए जाते हैं, ये चारों फ्लैग्स को क्या किया जाता है, इसमें चेक किया जाता है। अब देखो, एक तो क्या आता है, कैरी फ्लैग। तो अब कैरी फ्लैग के लिए क्या होता है, या तो कोई कैरी नहीं जनरेट हो सकती है, नो कैरी, या कोई कैरी जनरेट हो सकती है, दैट इज कैरी सी। या अब हम बात करें जीरो फ्लैग की, तो या तो रिजल्ट नॉन जीरो आ सकता है, नॉट जीरो, या तो रिजल्ट क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है। फिर हम बात करें पैरिटी की, तो या तो पैरिटी ऑड हो सकती है, या तो पैरिटी क्या हो सकती है, इवन हो सकती है। फिर बात करें हम साइन की, तो हमारा जो रिजल्ट है, साइन फ्लैग पॉजिटिव नेगेटिव ही चेक करता है, तो या तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव, दैट इज माइनस में हमारा क्या आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है। मतलब साइन फ्लैग या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर एम मतलब माइनस में हो सकता है। ओके, प्लस या माइनस हो सकता है। तो यही चीजें, इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं हमारे कंडीशनल जंप, कंडीशनल कॉल या कंडीशनल। पहला हमारा इंस्ट्रक्शन है जंप इंस्ट्रक्शन। अब जैसा कि मैंने बताया ही था कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे, जंप, कॉल और रिटर्न, ये तीनों ही क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं अनकंडीशनल और दूसरे क्या होते हैं, कंडीशनल। तो पहले हम देखते हैं अनकंडीशनल जंप। तो अनकंडीशनल जंप का जो एग्जांपल है वो कुछ ऐसा है। हम क्या लिखते हैं, पहले जंप लिखते हैं, यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम सीधे क्या लिख देते हैं, JMP, और फिर यहाँ पे हम देते हैं एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि विदाउट एनी कंडीशन प्रोग्राम को अब कहाँ पे जंप कर जाना है, F950 लोकेशन पे क्या करना है, जंप करना है। ओके, अब इसके लिए देखो थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। ये क्या है, हमारा प्रोग्राम है, ये पूरा हमारा प्रोग्राम है, न जाने क्या करने का प्रोग्राम है, लेकिन देखो ये क्या है, हमारा प्रोग्राम है। अब ये जो प्रोग्राम है ऑब्वियसली मेमोरी में लोड होगा, तो मेमोरी में हम मान लेते हैं कि ये कौन सी लोकेशन से स्टार्ट हुआ है, इस लोकेशन से स्टार्ट हुआ है। ओके, अब ये है हमारा जंप इंस्ट्रक्शन। कितनी बाइट्स का इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि देख के ही हमें पता चल रहा है कि ये 2 बाइट्स का, तो क्या है हमारा एड्रेस ये, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या है, हमारा 3 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन है। तो अगर ये F820 पे हमें जंप इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है तो उसको 3 बाइट्स लगेंगी, 20, 21 एंड 22। तो ये 3 बाइट्स तो कौन कंज्यूम कर लेगा, ये अकेला ये जंप इंस्ट्रक्शन ही यूज कर लेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये कहाँ पे स्टोर होगा, F823, इस लोकेशन पे क्या होगा हमारा ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज होगा, स्टोर होगा। ओके, अब हम मान लेते हैं कि हमारी जो F950 लोकेशन है उस पे कौन सा इंस्ट्रक्शन है, ये वाला इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। ओके, ये है हमारी F950 लोकेशन के जो कंटेंट्स है वो क्या है, उस पे हमारा मूव इंस्ट्रक्शन क्या है, पड़ा हुआ है। ओके, अब हम वापस से यहाँ पे आते हैं। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या होंगे, F820, यही होंगे हमारे प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स। फिर इस इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाएगा, फेच किया जाएगा। जब हम स्टेप बाय स्टेप इसको जब हम फेच करेंगे, पहले इसको देन इसको देन इसको, जब हम फेच करेंगे तो फेच कर लेने के बाद जब ये पूरा इंस्ट्रक्शन फेच कर लिया जाएगा तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, F823 हो जाएंगे। क्यों F823 हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि
कि इस इंस्ट्रक्शन को फेच करने में 3 बाइट्स वो क्या कर लेगा, ले लेगा। मतलब ये हमारा इंस्ट्रक्शन पूरा कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, इस लोकेशन पे है। जब ये पूरा फेच कर लिया जाएगा तो अब हमारे प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, F823 हो जाएंगे। तो देखो हमारी फेचिंग हो गई, प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स चेंज हो गए। अब इस इंस्ट्रक्शन को डीकोड करके क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये इंस्ट्रक्शन तो क्या बोल रहा है कि अब हमें कहाँ जंप करना है, F950 इस लोकेशन पे क्या करना है, हमें जंप करना है। तो जब ऐसा बोला जाएगा तो उस केस में प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स, क्योंकि ये जंप का काम ही क्या होता है, इंटरनली क्या होता है, देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, तो इंटरनली क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स चेंज किए जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, जो ये जंप इंस्ट्रक्शन बोल रहा है। तो जंप इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, F950 पे जाना है। तो अब हमारे प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, तो हमारे प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, F950 हो जाएंगे। तो क्या होगा कि हमारे इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम काउंटर के ये कंटेंट्स हो गए, इसीलिए अब जो एग्जीक्यूशन होगा इस वाली लोकेशन से स्टार्ट होगा। जो भी एग्जीक्यूशन होगा अब इसके बाद के जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो कुल मिला के जंप इंस्ट्रक्शन इंटरनली क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। हमारा कंडीशनल जंप, देखो हमने अभी अनकंडीशनल जंप में क्या दिया था कि जैसे ही जंप स्टेटमेंट आया उसको विदाउट चेकिंग एनीथिंग सीधा कहीं और जंप करना ही है। लेकिन कंडीशनल जंप में क्या होता है, कुछ कंडीशंस चेक की जाती है, उसके बाद क्या होता है, जंप होता है। जैसे कि आपने एग्जांपल्स देखे ही होंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी डू दिस, इफ एस इज इक्वल टू 0 डू दिस। मतलब हम कुछ कंडीशंस चेक करके हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं। तो वैसे ये क्या होता है, हमारा कंडीशनल जंप कि मैंने आपको बताया ही था कि जैसे ही हमारा ALU में कोई भी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म होती है या कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे फ्लैग रजिस्टर के कुछ फ्लैग्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, सेट या रीसेट होते हैं। फ्लैग रजिस्टर मैंने पूरा आपको बताया था, वो आप देख लीजिएगा। तो उनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट फ्लैग्स होते हैं। कौन सा होता है, कैरी फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है। उसके अलावा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी होता है, लेकिन उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। उस फ्लैग को कोई प्रोग्रामर नहीं चेक करता है, ठीक है। तो इसीलिए इन फ्लैग्स के अकॉर्डिंग, मतलब इन फ्लैग्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा इन फ्लैग्स की कुछ कंडीशंस को चेक करके क्या होता है, हमारा जंप जो परफॉर्म होता है, या जब भी कोई ब्रांचिंग परफॉर्म होती है तो उसको क्या बोला जाता है, कंडीशनल ब्रांचिंग बोला जाता है। अब अभी हम क्या देख रहे हैं, कंडीशनल जंप देख रहे हैं। तो जो हमारा जंप होगा, इन फ्लैग्स की वैल्यूज को चेक करके क्या होगा, हमारा जंप परफॉर्म होगा। अब इन फ्लैग्स की वैल्यू आइदर 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। जैसा कि कैरी फ्लैग, अगर कैरी जनरेट हुई है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। अगर हमारा रिजल्ट 0 आया है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। इसी तरह से बाकी के भी हम बाद में देखते हैं। तो पहला हमारा इंस्ट्रक्शन क्या है, JNC, दैट इज जंप इफ नो कैरी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जंप जो इंस्ट्रक्शन है तभी एग्जीक्यूट होगा, परफॉर्म होगा, मतलब जंप तभी होगा जब कैरी जनरेट नहीं हुई होगी। अब अगर कैरी जनरेट होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि CY की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कैरी जनरेट नहीं हुई होगी तो CY की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम कहना क्या चाहते हैं कि ये जंप तब परफॉर्म होना चाहिए जब कोई कैरी जनरेट नहीं हुई हो, इफ नो कैरी। तो इसका मतलब ये जंप भी तब होगा जब CY की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि CY की वैल्यू तभी 0 होगी जब हमारे रिजल्ट में कोई कैरी जनरेट नहीं होगी, तभी CY की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। CY इज इक्वल टू 0 ये इंडिकेट करता है। तो अब हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, लेते हैं कि हमारा कोई छोटा सा प्रोग्राम है, मतलब इस प्रोग्राम की कुछ इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम तो कुछ भी हो सकता है, उनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस ये हैं। इस वाले इंस्ट्रक्शन पे हमने क्या किया था, इस वाले जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे हमने कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया था, प्लस माइनस वगैरह जो भी हमने यहाँ पे क्या किया था, परफॉर्म किया था। तो इस इंस्ट्रक्शन की वजह से ये जो फ्लैग्स है उनमें कोई चेंजेस आया होगा, आइदर कोई कैरी जनरेट हुई होगी या नहीं जनरेट हुई होगी। उसके बाद हमारा कौन सा इंस्ट्रक्शन आया, JNC, जो कि क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कैरी नहीं जनरेट हुई हो तो हमें जंप करना है, और अगर जनरेट हुई हो तो नहीं करना है, ये कहना चाहता है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला इंस्ट्रक्शन क्या कर लिया गया है, फेच कर लिया गया है। ये इंस्ट्रक्शन फेच कर लिया गया है। तो अब हमारा प्रोग्राम काउंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। प्रोग्राम काउंटर में क्या है, F823 है।
अब जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो पहले कैरी फ्लैग को चेक किया जाएगा। अब मान लिया कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है, जो कि क्या इंडिकेट करता है, नो कैरी। कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, नो कैरी, कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जंप परफॉर्म करना है। जंप परफॉर्म करना है, इसका मतलब क्या है कि अब प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, F950 हो जाएंगे। तो अब हमारा प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे आ जाएगा, इस F950 लोकेशन पे आ जाएगा और हम कहाँ आ जाएंगे, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। अब सपोज यहाँ पे CY फ्लैग की वैल्यू क्या होती, 1 होती। CY फ्लैग की वैल्यू 1 होती, इसका मतलब क्या है कि कोई कैरी जनरेट हुई है, कैरी जनरेट हुई है। तो अब इसका मतलब देखो, JNC जंप इफ नो कैरी, तो उस केस में ये जंप परफॉर्म नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम जैसे सीक्वेंशियली चल रहा था वैसे ही सीक्वेंशियली चलता जाएगा। ओके, देखते हैं JC, इसका मतलब क्या होता है, जंप इफ कैरी, मतलब अगर कैरी जनरेट हुई हो तो जंप करना है, अदरवाइज जंप नहीं करना है। तो देखो यही हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे हमारा कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था। ओके, फिर हमारा प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे आया, यहाँ पर आया। इस इंस्ट्रक्शन को क्या किया गया, फेच किया गया। फेच करते से ही हमारा प्रोग्राम काउंटर कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है। कौन से वाले इंस्ट्रक्शन पर आ गया है, इस इंस्ट्रक्शन पर आ गया है। तो प्रोग्राम काउंटर अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि CY की वैल्यू क्या है, 1, इसका मतलब कैरी जनरेट हुई है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो JC, ये इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कैरी फ्लैग को चेक किया जाएगा कि हाँ कैरी जनरेट हुई है। तो क्या करेगा, ये जंप परफॉर्म होगा। जंप परफॉर्म होगा, इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर की कंटेंट्स अब क्या हो जाएंगे, F950 हो जाएंगे। तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो गए, F950। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा प्रोग्राम काउंटर, मतलब अब हमारा जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन होगा। तो इस तरह से ये सारे स्टेटमेंट स्किप होके अब हमारा प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे। तो यहाँ से अब हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या था, जंप इफ कैरी। यही अगर CY की वैल्यू क्या होती, 0 होती, तो क्या होता, ये जंप परफॉर्म नहीं होता और सीक्वेंशियली हमारा प्रोग्राम क्या होता, एग्जीक्यूट होता। तो ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब CY की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, अब ये जंप में ही हमारा नेक्स्ट जंप है, जंप इफ नॉट 0, JNZ, मतलब जंप इफ नॉट 0। अब यहाँ पे हमें A16 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कहाँ जंप करना है, वहां का एड्रेस हमें प्रोवाइड करना होता है, जो कि 16 बिट्स का एड्रेस होता है, इसीलिए मैंने A16 लिखा है। इसका ये एग्जाम्पल है। अब जंप इफ नॉट 0 मतलब हमारा जो रिजल्ट आया है वो नॉन जीरो रिजल्ट आया है तो हमें जंप करना है, अदरवाइज हमें नहीं जंप करना है, नॉन जीरो पे जंप करना है। ओके, अब जीरो रिजल्ट कौन चेक करता है, ये जेड फ्लैग चेक करता है। अगर हमारा रिजल्ट आया है पूरा 0 आया है तो उस केस में हमारी ये जो जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और अगर हमारा रिजल्ट नॉन जीरो आया है, कुछ भी मतलब नॉन जीरो आया है, तो उस केस में जेड फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब जीरो रिजल्ट पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और नॉन जीरो रिजल्ट पे क्या होती है, इस जेड फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब कौन सा फ्लैग चेक करके जंप किया जाएगा, ऑब्वियसली जेड फ्लैग देख के जंप किया जाएगा। अब यहाँ पे है हमारा कौन सा इंस्ट्रक्शन, JNZ, जेड फ्लैग को चेक किया जाएगा। क्या जेड फ्लैग की वैल्यू 1 है क्या, अगर 1 है इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या आया है, 0 आया है, नॉन जीरो नहीं आया है, तो हमें ये जंप परफॉर्म नहीं करना है और हमें सीधे सीधे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। मतलब हमारा प्रोग्राम काउंटर यहीं पे रहेगा और इसके बाद एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन अगर हमारे जेड फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है, क्या है, जेड फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आया है, नॉन जीरो आया है। क्या है हमारा रिजल्ट, नॉन जीरो आया है। अगर नॉन जीरो रिजल्ट आया है तो हमें ये जंप परफॉर्म करना है और हमें कहाँ पे जंप कर जाना है, इस F950 लोकेशन पे क्या करना है, जंप करना है। तो अब हमारा प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो जेड फ्लैग की वैल्यू डिसाइड करती है कि हमें जंप करना है या नहीं करना है। अगर जेड फ्लैग की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब रिजल्ट क्या है, 0 है, तो जंप नहीं करना है।
अगर Z फ्लैग की वैल्यू 0 है मतलब हमारा रिजल्ट क्या आया है, नॉन जीरो आया है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना, हमने फ्लैग रजिस्टर्स में ही बताया था। तो रिजल्ट क्या आया है, नॉन जीरो आया है। तो उस केस में हमें क्या करना है, जंप करना है। और हम कौन से इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब हमारा प्रोग्राम काउंटर किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। इसी के अपोजिट क्या होता है, अगर हम ये एन हटा देते हैं, जंप इफ 0, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, ये तो मैंने हटाया इसलिए आ रहा है। तो अगर हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होता है, JZ, इसका मतलब क्या होता है, जंप इफ 0। मतलब हमें कब जंप करना है, जब हमारा रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो सपोज हम यहाँ पे आए हैं, हम कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस इंस्ट्रक्शन को। यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन क्या है, JZ। क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन, JZ है। तो अगेन Z फ्लैग, दैट इज इस फ्लैग को चेक किया जाएगा, क्या उसकी वैल्यू 1 है। अगर उस Z फ्लैग की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या आया है, 0 आया है। रिजल्ट बोल रही हूँ बार बार, इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो अभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ था उसका रिजल्ट, हमने जो भी ऊपर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही फ्लैग्स चेंज हुए होंगे। ओके, तो अगर हमारा जो Z फ्लैग की वैल्यू 1 है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारा रिजल्ट जो अभी आया था वो क्या आया था, 0 आया था। रिजल्ट 0 आया था तो हमें जंप करना है और हमारा प्रोग्राम काउंटर यहाँ आ जाएगा। और अगर हमारा Z फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है, Z फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब हमारा रिजल्ट जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। रिजल्ट नॉन जीरो है, इसका मतलब हमें क्या करना है, जंप नहीं करना है और हमें सीक्वेंशियली क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे Z फ्लैग को चेक किया जाता है। किसको चेक किया जाता है, Z फ्लैग को। Z फ्लैग की वैल्यू 1 तब होती है जो हमारा रिजल्ट, जो प्रीवियस, जो पहले वाले इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट होगा, अगर वो 0 होगा पूरा, तो हमारे Z फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर हमारे जो पहले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो नॉन जीरो है, तो Z फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जंप कब करेगा, जब Z फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो ये जंप करेगा, और जब Z फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो ये जंप नहीं करेगा। ओके, जंप है JPO का मतलब क्या होता है, जंप इफ ऑड। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिजल्ट पहले आया था, हमारा सपोज कोई भी रिजल्ट आया था, इस इंस्ट्रक्शन की वजह से जो रिजल्ट जनरेट हुआ था वो सपोज कुछ ऐसा हुआ था, 1 1 0 1 1 0 1 1, ये क्या है, हमारा रिजल्ट है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ वंस चेक करते तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने वन से, 1 2 3 4 5 6, मतलब इवन वन से। अगर नंबर ऑफ वंस इवन होता है तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और नंबर ऑफ वंस ऑड होता है तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये भी मैंने पहले ही बताया था। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, जंप इफ ऑड पैरिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर पैरिटी जो हो वो ऑड हो तो उस केस में हमें जंप करना है, मतलब नंबर ऑफ वंस जो है अगर वो ऑड हो तो हमें जंप करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो देखो P इज इक्वल्स टू 1 क्या इंडिकेट करता है, इवन पैरिटी इंडिकेट करता है, और P इज इक्वल्स टू 0 क्या इंडिकेट करता है, ऑड पैरिटी इंडिकेट करता है। तो अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हमने यहाँ पे लिखा है JPO लिखा है, क्या यहाँ पे लिखा है मैंने, JPO लिखा है, तो कौन सा फ्लैग चेक किया जाएगा, पैरिटी फ्लैग चेक किया जाएगा। और पैरिटी फ्लैग में ऑड पे हमें जंप करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर P की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, ऑड पैरिटी है, नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है, तो उस केस में हमें क्या करना है, जंप करना है। तो P इज इक्वल्स टू 0 पे हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है। और अगर P इज इक्वल्स टू 1 है, ये क्या इंडिकेट करता है, इवन पैरिटी इंडिकेट करता है, तो इवन पैरिटी पे हमें जंप नहीं करना है। अगर P इज इक्वल्स टू 1 है मतलब हमारा जो रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, तो उस केस में हमें कहाँ आना है, सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करना है। मतलब अगर P इज इक्वल्स टू 1 होगा तो यहाँ के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, P इज इक्वल्स टू 0 होगा तो हम जंप करके कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, ये सब किस पे डिपेंड करता है, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। इसी के अगेंस्ट होता है JPE, जो कि क्या करता है, इवन पैरिटी पे जंप करवाता है। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया है JPE, क्या लिख दिया है मैंने, JPE लिख दिया है, पैरिटी चेक की जाएगी। P की वैल्यू 1 है क्या, अगर हाँ है इसका मतलब इवन पैरिटी है,
तो A1 पैरिटी पे तो हमें जंप करना है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। तो P की वैल्यू 1 होगी तो हम कहाँ आ जाएंगे, जंप करके इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे। P की वैल्यू अगर 0 होगी तो उस केस में हम सीक्वेंशियली क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। टू जंप्स है JP और JM। JP और JM का मतलब क्या होता है, जंप इफ पॉजिटिव, और JM का मतलब होता है जंप इफ माइनस, ये इनका मीनिंग होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव ये हमें कौन से फ्लैग से पता चलते हैं, तो ये हमें साइन फ्लैग से, इस बिट से हमें पता चलते हैं। मतलब फ्लैग रजिस्टर में जो साइन फ्लैग होता है ये बताता है कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर S की वैल्यू 0 है इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर S की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, नेगेटिव आया है। जो हमारा प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट जो है वो क्या आया है, नेगेटिव आया है। ओके, तो अब हम आते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, JP लिख रखा है। क्या लिख रखा है, JP लिख रखा है। तो उसके लिए कौन से फ्लैग को चेक किया जाएगा, S, दैट इज साइन फ्लैग को चेक किया जाएगा। क्या साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है, हाँ है, दैट इज रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पे क्या करना है, हमें जंप करना है। तो अगर साइन फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो हम इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे, प्रोग्राम काउंटर की कंटेंट्स ये हो जाएंगे। लेकिन अगर S फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसका मतलब रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। तो उस केस में हमें जंप नहीं करना है, हमें सीधे ये वाले इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं। यही अगर हम क्या लिख देते हैं, JM लिख देते हैं, मतलब जंप इफ माइनस। तो अगर पहले साइन फ्लैग की वैल्यू चेक करेंगे, क्या साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है क्या, और साइन फ्लैग की वैल्यू 0 कब होती है, जब हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, 0 होती है। और अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 1 कब होती है, जब हमारे रिजल्ट की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, 1 होती है। ये मैंने इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया था। तो क्या साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है, हाँ है, मतलब रिजल्ट क्या है, नेगेटिव, माइनस में रिजल्ट आया है। तो उस केस में हमें क्या करना है, जंप करके यहां आ जाना है। तो अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो हम यहां आ जाएंगे, और अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 0 होती है तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेंगे। होता है कॉल इंस्ट्रक्शन। जंप हमने पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया, अनकंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल क्या होता है, सब हमने देख लिया। कॉल भी क्या होता है, एक होता है अनकंडीशनल कॉल, दूसरा होता है कंडीशनल कॉल। अब ये कॉल क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। जैसे हम कोई मेन फंक्शन में है, पहले हम सी का एग्जांपल देखते फिर हम यहाँ पे आते हैं। सपोज हम मेन फंक्शन में है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन ये हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने किसी शो नाम के फंक्शन को क्या कर दिया है, कॉल कर दिया। उसके बाद भी कुछ लाइन है जो कि हमें एग्जीक्यूट करनी है। ओके, अब यहाँ पे है हमारा शो फंक्शन। ओके, अब क्या हुआ, जैसे ही हम इस शो फंक्शन पे आएंगे, तो मतलब जैसे ही इस लाइन पे हम आएंगे तो हमें कहाँ जंप कर जाना है, इस शो वाले पे। मतलब हमने इस शो फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। तो हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है, जैसे ही ये शो का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो हम फिर से कहाँ आ जाएंगे, इस लाइन पे आ जाएंगे। सपोज ये थी लाइन नंबर 20, तो अब हमें बाद में इसके एग्जीक्यूशन के बाद कहाँ आना है, लाइन नंबर 21 पे आना है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जंप में क्या हो रहा था कि हम एक बार वहां पे चले गए तो यहाँ पे हम वापस नहीं आ रहे हैं, हमें सीधा सीधा इसको क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन कॉल में क्या होता है कि जैसे ये पूरा फिनिश होता है इसका एग्जीक्यूशन, तो हम वापस कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, देखो अभी क्या हो रहा था, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, इसको क्या किया गया, फेच किया गया। तो प्रोग्राम काउंटर की कंटेंट्स क्या थे, 21 हो गए थे। लेकिन इस लाइन ने तो क्या बोला कि मुझे शो वाले को कॉल करना है। तो अब शो वाला जो फंक्शन है वो सपोज लाइन नंबर 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो अब हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन ये जैसे ही एंड होगा तो हम फिर से कहाँ पे आ जाएंगे, इस लाइन नंबर 21 पे। तो देखो तो क्या करता है कि सीधे ही प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को चेंज करके यहाँ पे मतलब 50 पे ले आएगा, मतलब जहां पे भी जाना है वहां पे ले आएगा, बस और कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन कॉल करते टाइम क्या किया जाता है, जंप के साथ में एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। क्या परफॉर्म किया जाता है, देखो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, शो फंक्शन से हम कहाँ पे जा रहे हैं, लाइन नंबर 50 पे जा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी तो पता है कि हमें इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कहाँ आना है, लाइन नंबर 21 पे आना है। तो इस चीज को हम क्या करते हैं माइंड में, मतलब जैसे हमें पता है कि हम कहीं जा रहे तो आके हमें ये काम करने, तो हम नोट कर लेते हैं।
तो वैसे ही इसका जो नेक्स्ट लाइन का जो एड्रेस है उसको क्या किया जाता है, कहीं पे नोट किया जाता है। कहाँ पे नोट किया जाता है, तो एक स्टैक के अंदर नोट किया जाता है। किसका एड्रेस, इस नेक्स्ट लाइन के एड्रेस को। ये नेक्स्ट लाइन का एड्रेस कहाँ पे होता है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। कॉल स्टेटमेंट होता है ना, जो कॉल स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट से मिलके बनता है, दो इंस्ट्रक्शन से मिलके बनता है। देखो जंप तो सीधे वहां पे जंप करवा देगा, उसको कोई लेना देना नहीं है कि बाद में कहीं आना है या नहीं, क्योंकि हमें बाद में कहीं आना ही नहीं है। लेकिन जो कॉल होता है वो दो स्टेटमेंट से मिलके बनता है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमें कॉल करना है लाइन नंबर 50 को, मतलब हमें उस लाइन नंबर 50 पे जाना है, उस स्टेटमेंट को कॉल करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई आपको जाना है, जाओ, लेकिन पहले आप प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स कहीं रख के फिर जाओ। तो देखो अभी क्या है, हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो प्रोग्राम काउंटर में क्या है, 21 है। अब इस स्टेटमेंट ने हमें क्या बोला है, कॉल 50 बोला है। स्टेटमेंट में क्या बोला है, कॉल 50, मतलब हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है कि पहले आप पुश पीसी करो, मतलब पहले आप क्या करो, प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को कहीं पे क्या करो, संभाल के रखो। उसके बाद आप शौक से कहाँ पे जंप कर सकते हो, जहां पे आपको जंप करना है आप कर सकते हो। तो अब पहले हमने इसको पुश कर दिया, फिर हम यहाँ पे क्या कर दिए, जंप कर दिए। तो अब इसको पुश करने का क्या बेनिफिट है, तो देखो जैसे ही कोई सा सब रूटीन या फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसके एंड में क्या होता है, एक आरईटी स्टेटमेंट होता है। जैसे आपने सी में पढ़ा हो, तो ये जो एंडिंग ब्रैकेट है, जो ये ब्रैकेट ये इंडिकेट करता है कि फंक्शन की एंडिंग हो चुकी है। तो वैसे ही यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में, असेंबली लैंग्वेज में, किसी भी सब रूटीन के, किसी भी फंक्शन के लास्ट में क्या होता है, आरईटी स्टेटमेंट होता है। जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन क्या हो गया, फिनिश हो गया, तो वैसे ही आरईटी स्टेटमेंट क्या करता है, स्टैक के कंटेंट्स को चेक करता है कि भाई अब देखो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपको कहाँ पे जाना है। तो ये आरईटी स्टेटमेंट क्या करेगा, स्टैक के कंटेंट्स को चेक करेगा। स्टैक के कंटेंट्स में क्या मिला, 21 मिला, तो वो प्रोग्राम काउंटर को कहाँ पे लेके जाएगा, 21 पे लेके जाएगा। तो ये जो आरईटी स्टेटमेंट होता है ये किसके इक्विवेलेंट होता है, पॉप पीसी। इसका मतलब क्या है, स्टैक में से आप पॉप करो, उसको किसके अंदर डाल दो, प्रोग्राम काउंटर में डाल दो। ओके, तो अब हम इसका देखते हैं। ये तो मैंने सी के टर्म्स में एग्जांपल बताया, अब मैं यहाँ पे आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ असेंबली लैंग्वेज के कंसेप्ट में। छोटा सा एग्जांपल है, अभी क्या है, हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब इसको फैच कर लिया गया है। तो अब हमारा प्रोग्राम काउंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब प्रोग्राम काउंटर क्या बोल रहा है कि अब आपको यहाँ पे आना है इसको एग्जीक्यूट करने के बाद। लेकिन ये स्टेटमेंट तो क्या बोल रहा है कि मुझे कॉल करना है, किसको, F950 वाले इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम को कहां पे लेके जाएगा, F950 पे। लेकिन ये क्या है, कॉल है, सिंपली जंप नहीं है, क्योंकि कॉल करने के बाद वापस हमें कहां पे आना होता है, यहाँ पे आना होता है। कहां पे, इस नेक्स्ट लाइन पे आना होता है। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, तो पहले प्रोग्राम काउंटर के अभी कंटेंट्स क्या है, F823 है। तो पहले क्या किया जाएगा, स्टैक के अंदर प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा। तो देखो पहले जो हमारा स्टैक है, जो कि मेमोरी में होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, उसके अंदर क्या किया जाएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या किए गए, पुश किए। और ये पुश करने के बाद, ये पुश कर लिया गया प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स। अब ये चीज एग्जीक्यूट होगी, मतलब अब हम कहां पे जाएंगे, F950 लोकेशन पे। कैसे जाएंगे, तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स ही चेंज होंगे। तो अब हमारे प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, F950। प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स F950 हो गए, इसका मतलब अब हम कहां पे आ गए, F950 लोकेशन पे आ गए, और हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे को एग्जीक्यूट करेंगे। ये पूरा फंक्शन सब रूटीन जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एक आरईटी स्टेटमेंट है, जो कि क्या बोलता है, जहां से आप आए थे वहां पे वापस चले जाओ, कंट्रोल को बोलता है। तो अब ये आरईटी स्टेटमेंट क्या करेगा, स्टैक को चेक करेगा। स्टैक पे क्या है, F823 है, तो उसको क्या करेगा, पॉप करेगा, और पॉप करके किसके अंदर डाल देगा, वापस प्रोग्राम काउंटर में। तो अब प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो गए, वापस से F823 हो गए। तो जैसे ही ये पूरा सब रूटीन एग्जीक्यूट हो गया, तो वापस से प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या हो गए, F823, जिसकी वजह से अब प्रोग्राम वापस कहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से एग्जीक्यूट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने सी में, C++ में पढ़ा ही होगा, फंक्शन कॉल हुआ, हम वहां पे गए,
पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद हम वापस कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है, इंटरनली इसकी क्या वर्किंग होती है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। इस स्टेटमेंट की वजह से हम पहले यहाँ पे आए और रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से हम वापस कहाँ पे आ गए, यहाँ पर पहुंच गए हैं। ओके, तो इस तरह से कॉल और जंप के बीच में ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। कॉल पुश और जंप से मिलके क्या होता है, बनता है। ये जो हमने ये एग्जांपल देखा था वो किसका था, अनकंडीशनल कॉल का था। अनकंडीशनल कॉल मतलब जैसे ही वो स्टेटमेंट आया वैसे ही प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट चेंज हो जाएंगे और हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कंडीशनल कॉल। अब जैसा कि मैंने आपको अभी जंप स्टेटमेंट में बताया था, जंप इंस्ट्रक्शन में बताया था कि कौन कौन से फ्लैग्स को देख के डिसाइड किया जाता है कि हमें फ्लो जो है चेंज करना है कि नहीं करना है, जंप करना है या नहीं करना है। वैसे ही यहाँ पे भी ये चारों फ्लैग्स को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट आता है कैरी, देन जंप, देन पैरिटी, देन साइन फ्लैग। तो उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो हमारा कंडीशनल कॉल होता है वो क्या होता है, CNC, दैट इज कॉल इफ नो कैरी। इसका मतलब क्या है कि अगर जो है रिजल्ट में कैरी नहीं जनरेट हुई होगी तो कॉल होगा, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। तो अगर हमने लिखा है CNC और उसके बाद में हमने क्या लिखा है, कोई भी हमने एड्रेस दे दिया F950 इन हेक्साडेसिमल, तो ये स्टेटमेंट जैसे ही आएगा तो वैसे ही क्या किया जाएगा, कैरी फ्लैग को चेक किया जाएगा। अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसका मतलब कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है, तो उस केस में हम F950 पे चले जाएंगे, दैट इज PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, F950 हो जाएगी। और अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, दैट इज कैरी जनरेट हुई है, तो उस केस में हम कहां पे आएंगे, इस नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, हम इसको कॉल नहीं करेंगे। इसी तरह से कॉल इफ कैरी, सी के अपोजिट है। अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब कैरी नहीं जनरेट हुई है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमें कैरी पे ही कॉल करना है तो हमें इसको कॉल नहीं करना है, हमारा जो है सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारी कैरी जनरेट हुई है, दैट इज कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब कैरी जनरेट हुई है। अगर यहाँ पे हमने CC लिखा है, CNC नहीं CC लिखा है, तो उस केस में हमारी कैरी जनरेट हुई है तो हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है, और अदरवाइज हमें इस वाली लाइन पे नहीं आना है, दैट इज F950 हम इसको मान लेते हैं, इस पे हमें नहीं आना है। इसी तरह से ये बाकी भी एग्जीक्यूट होंगे। अगर CNZ जैसा कि अभी बताया था, अगर हमारा जो रिजल्ट है, मान लिया हमारा जो रिजल्ट अभी प्रीवियस ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो क्या आया था, 0 आया था, तो उस केस में Z फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो Z फ्लैग को ये चेक करेगा। यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन कौन सा लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है CNZ लिखा है, CNZ लिखा है, इसका मतलब कॉल इफ नॉन जीरो, मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो नॉन जीरो है तो ही हमें क्या करना है, कॉल करना है। लेकिन Z की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या आया है, 0 आया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको कॉल नहीं करेंगे, हम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन यहीं पे मैंने क्या लिख दिया है, CZ लिख दिया है, और हमारे Z की वैल्यू क्या है, 1 है। Z की वैल्यू 1 क्या इंडिकेट करती है कि हमारा रिजल्ट क्या आया है, 0 आया है। तो रिजल्ट अगर 0 आया है तो उस केस में हमें जंप करना है, और अगर Z की वैल्यू 1 होती है तो हमें जंप, 0 होती है तो हमें जंप नहीं करना है। इसी तरह से क्या आता है हमारा CPO, दैट इज जैसे मैंने जंप का बताया था वैसे ही है कि अगर हमारा जो रिजल्ट आया है उसमें नंबर ऑफ वंस क्या आते हैं, ऑड आते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, जंप करना है, मतलब कॉल करना है इसको, अदरवाइज हमें कॉल नहीं करना है। पैरिटी A1 मतलब नंबर ऑफ वंस जो है वो A1 आते हैं तो हमें कॉल करना है, अदरवाइज हमें नहीं कॉल करना है। इसके बाद में कॉल इफ पॉजिटिव, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है, दैट इज साइन फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमें कॉल करना है। जैसे मैंने क्या लिखा है, CP। अब हमारा S की वैल्यू 0 है तो हम इसको कॉल करके यहाँ पे आएंगे, अदरवाइज हम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेंगे। इसी के अपोजिट क्या है, CM है। अगर S की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो उस केस में क्या होगा, साइन 1 दैट इज नेगेटिव है, माइनस है, तो उस केस में इसको कॉल किया जाएगा, अदरवाइज कॉल नहीं किया जाएगा। रिटर्न। अब रिटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है कि हम अगर किसी फंक्शन को हमने कॉल किया है तो हम यहाँ पर आए हैं, किसी सब रूटीन को हमने कॉल किया है तो हम यहाँ पर आ गए हैं। अब रिटर्न क्या करवाता है कि जहां से हम आए थे हमें वहीं पे क्या करता है, वापस भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो अब देखो इसमें भी क्या होता है, पहला होता है अनकंडीशनल रिटर्न। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने कॉल एक्सप्लेन किया था तो मैंने RET बताया था, वो क्या होता है, अनकंडीशनल होता है। दैट इज हर एक फंक्शन में, जैसे आप लोगों ने सी
ये क्या होता है, क्लोजिंग ब्रैकेट होता है किसी फंक्शन का। क्या है ये, क्लोजिंग ब्रैकेट है। मतलब जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो हमें क्या करना है, इसको टर्मिनेट करके वापस कहाँ जाना है, कॉलर के पास, वापस मेन फंक्शन के पास जाना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनकंडीशनल होता है, ये कोई कंडीशन नहीं चेक करता है, जैसे ही आया वैसे ही ऊपर जाना ही है। ओके, तो जैसे ही ये आरईटी स्टेटमेंट आएगा तो वैसे ही हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हमने यहां से कॉल करके यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होना था, ये वाला एग्जीक्यूट होना था। तो जैसे ही आरईटी स्टेटमेंट आएगा तो प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे चला जाएगा, FA23, दैट इज प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, FA23 हो जाएगी। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अब बात आती है कंडीशनल रिटर्न की। कंडीशनल रिटर्न अगेन वही फ्लैग्स को चेक करके फिर क्या होगा, रिटर्न किया जाएगा। भाई अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो हमें ऊपर जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। रिजल्ट नेगेटिव आया है तो हमें ऊपर जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। रिजल्ट 0 आया है तो हमें जाना है वापस, नहीं अदरवाइज नहीं जाना है। तो वो क्या होता है, हमारा कंडीशनल रिटर्न होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताई थे, कौन कौन से थे, सबसे पहले रिटर्न इफ नो कैरी। इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न इफ नो कैरी, हमें तब रिटर्न करना है जब कोई कैरी जनरेट। दूसरी चीज, रिटर्न स्टेटमेंट में कोई एड्रेस नहीं दिया जाता, क्योंकि हमें पता है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, RNC, और यहाँ पे कोई भी एड सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था। अब यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जिसकी वजह से कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। क्या हो गई थी, 1 हो गई थी, मतलब कैरी जनरेट हुई है, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हमने लिखा है रिटर्न इफ नो कैरी, तो कैरी फ्लैग को चेक किया जाएगा। तो ये तो क्या बता रहा है कि कैरी जनरेट हुई है, तो इसका मतलब ये रिटर्न नहीं करेगा और प्रोग्राम सीधे सीधे चलना लग जाएगा। लेकिन यही कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसका मतलब कैरी जनरेट नहीं हुई है। अब जैसे ही RNC स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, रिटर्न इफ नो कैरी, तो फ्लैग चेक करेंगे कि हाँ भाई कैरी नहीं जनरेट हुई थी, तो फिर हम कहाँ पे चले जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे। अब रिटर्न में हमें एड्रेस बताने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको कोई बोलता है वापस जाओ, तो आप कहाँ वापस जाओगे, जहां से आप आए थे। ओके, तो यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं बताएंगे, हम सीधे कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे। अब ये कैसे पता चलता है कि हमें यहाँ पे जाना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जब हम कॉल करते हैं तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, स्टैक में पीसी के कंटेंट्स को क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। और जब हम रिटर्न आते हैं तो उस केस में पीसी के कंटेंट्स को क्या किया जाता है, पॉप करके वापस किसके अंदर, स्टैक के कंटेंट्स को पॉप करके वापस किस में डाला जाता है, पीसी में। तो जैसे ही ये रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा तो वैसे ही यहां से स्टैक से इस एड्रेस को किसके अंदर डाल दिया जाएगा, पीसी के अंदर, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम काउंटर वापस कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगर मान लिया कि यहाँ पे CY की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो उस केस में तो ये रिटर्न नहीं करवाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारा ये वाला RET क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा रिटर्न करवाने के लिए। मतलब अल्टीमेटली हमें रिटर्न तो होना है, चाहे ये कंडीशनल की वजह से या चाहे ये अनकंडीशनल की वजह से, हमें ऊपर तो जाना ही है। इसी तरह से RNC था, उसी तरह से क्या होता है RC। जब CY की वैल्यू, कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होती है तो रिटर्न होता है, अदरवाइज नहीं रिटर्न होता है। इसी तरह से क्या आता है RNZ, दैट इज रिटर्न इफ नॉट 0। तो जब Z फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब ये नॉन जीरो रिजल्ट को इंडिकेट करता है, तो रिटर्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह से RZ, जब Z फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तब क्या होगा, रिटर्न होगा, परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह से फिर क्या आता है, RPO आता है। इसका मतलब जब हमारे रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस क्या होते हैं, ऑड होते हैं, तो उस केस में रिटर्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। RPE इसका अपोजिट। फिर क्या आता है, क्या आता है इसके बाद, RP। इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट पॉजिटिव हो तो रिटर्न करना है, अदरवाइज नहीं होना है, रिटर्न परफॉर्म करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इसके बाद क्या आता है, RM आता है। RM का मतलब क्या होता है कि जब हमारे साइन फ्लैग की वैल्यू, देखो RP का मतलब क्या है, साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो, 0 हो, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है। RM का मतलब क्या होता है, जब साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो हमें क्या करना है, रिटर्न होना है, अदरवाइज नहीं।